नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई YouTube वीडियो में, जहां मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1। राहुल जो कि एक भारतीय नागरिक हैं और उनके पास एक कंपनी के 28% ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। राहुल जो कि एक नागरिक है, उन्होंने 28% ऑफ इक्विटी शेयर ले रखे हैं कंपनी में और उसी कंपनी से इन्होंने 5 लाख रुपए का लोन भी लिया है। सेम कंपनी से जिस कंपनी में ये इनकी शेयर होल्डिंग है 28% की, उसी कंपनी से इन्होंने 5 लाख रुपए का लोन भी लिया। और जिस दिन इन्होंने लोन लिया है उस दिन कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 4 लाख रुपए। यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आप रिजर्व एंड सरप्लस भी कह सकते हैं। कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, खैर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं और उसी कंपनी से आप लोन भी ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि इनकम टैक्स का सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई अट्रैक्ट होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के अकॉर्डिंग अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिसमें कि आपके पास जो होल्डिंग है वो 10% या उससे ज़्यादा है। अगर 10% से कम है फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 10% या उससे ज़्यादा है और अगर आपने उस कंपनी से लोन ले रखा है, तो वो जो लोन का अमाउंट है उसको हम इनकम टैक्स में डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। एक्चुअल में कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए हम उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, यानी कि उसको हम डिविडेंड मान लेंगे। एक्चुअल में है नहीं, फिर भी हम उसको डिविडेंड मान के आपकी इनकम बना देंगे। लेकिन क्या ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, क्या ये हर शेयर होल्डर पे एप्लीकेबल होता है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई है, ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है जिसमें कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है। अगर किसी कंपनी में पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको ये इतना दिमाग लड़ाना ही नहीं है। उस केस में आपको जो इनकम है, जो लोन वगैरह दिया है शेयर होल्डर को कंपनी ने, उसको आपको डिविडेंड मानना ही नहीं है। तो आपको सिंपल सा, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको बस इतना ध्यान रखना, आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या उस क्वेश्चन में ये लिखा है कि उस कंपनी में पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप देखो। अच्छा, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो ये आएगा उसमें एक ही चीज़ पूछ जाएगी, क्या इनकम को आप ये जो लोन अमाउंट है उसको डीम डिविडेंड मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड दे रखा है तो आपको कुछ टेंशन की बात ही नहीं। भाई सिंपल सा लिखो कि दिस इनकम इज नॉट, दिस अमाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड एंड दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। सिंपल सी चीज़ है, कुछ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको देखना है कि जो शेयर होल्डर है, क्या उस शेयर होल्डर के पास जो शेयर होल्डिंग है, क्या वो 10% या उससे ज़्यादा है? अगर 10% दे रखा है तो भी आप मानेंगे कि ये तो जो केस है ये डीम डिविडेंड वाले में फॉल करेगा। अगर 10% से कम है तब आपको देखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। यानी कि अगर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो आपको इनकम माननी ही नहीं है, तो आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होगा। या फिर अगर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं भी है तो भी ऐसे शेयर होल्डर जिसने लोन ले रखा है उसकी जो होल्डिंग है वो 10% से कम है, तो भी आपको नहीं देखना है। यानी कि यहाँ तो सिंपल से आपको समझ में आ गया, या तो पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो या फिर शेयर होल्डिंग 10% से कम हो। देखिए, 10% होगी तो भी डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको देखना है 10% से कम होनी चाहिए। अगर 10% से कम है तो डीम्ड डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 10% या उससे ज़्यादा है, 28% है, तो यहाँ पे यानी कि जो होल्डिंग है, ये जो हमारे रेसिडेंट राहुल जो एसएससी है, उनकी जो होल्डिंग है वो 10% से ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन की, वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि क्या इज द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड
if the company is a company in which the public are substantially interested। इसका क्या मतलब हो गया, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए अगर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो आपको दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, भाई ये टैक्सेबल होगा ही नहीं। एग्जाम में जो आप क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि इसको आप डिविडेंड मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकते इस सेक्शन से। तो जैसे ही आपके पास आता है ये क्वेश्चन, आपको ये देखना है कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है या नहीं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, यानी आपको दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं, भाई ये टैक्सेबल नहीं होगा, बात खत्म। पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका आंसर होता क्या, आपका उत्तर क्या होता अगर जो लैंडिंग कंपनी है, अगर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दैट इज विच इज नॉट अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। यानी कि यहाँ खेल खेल गया क्वेश्चन मेकर। यहाँ उन्होंने कहा है कि जो ऐसी कंपनी जिसमें कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है फिर तो डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन अगर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको फिर सारी जो खिचड़ी वगैरह होती है वो देखनी पड़ेगी, खिचड़ी पकानी पड़ेगी आपको भी। तो आपको क्या देखना है कि अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और जिसमें कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो आपकी एसएससी है क्या इनकी शेयर होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा। अगर 10% से कम है फिर तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 10% या उससे ज्यादा है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 28% है, यानी कि 10% से ज्यादा है। तो यानी कि जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ई जो होता है कि डील करता है हमारा डीम डिविडेंड से, वो अप्लीकेबल हो जाएगा। और जो अमाउंट जो लोन का था 5 लाख, ये पूरा का पूरा आपका डीम डिविडेंड बन जाएगा। तो ये जितना भी लोन आपने दे रखा है वो पूरा का पूरा हम इस सेक्शन में उसको हम डीम डिविडेंड मान लेंगे, यानी कि हमारे जो एसएससी है जिसे हमने लोन दे रखा है उसकी पूरी इनकम मान ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी कि जो लोन का अमाउंट है यानी कि जो डीम डिविडेंड का अमाउंट है वो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि इस केस में क्या है, हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, 4 लाख रुपए, और जो लोन दिया है हमने 5 लाख। तो जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा जो डीम डिविडेंड का अमाउंट बनेगा वो बनेगा 4 लाख रुपए, ना कि 5 लाख। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है आईसीआई वालों ने। एनी कंपनी वाइज ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा अपने मन से, जो भी देख लीजिएगा, ये बस रीड करना है इसको, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, बस आंसर इसका एक बार देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई will not be apply will not apply where the loan is given by a company in which public are substantially interested। यानी कि अगर पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है तो फिर आपको दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, जो लोन का अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा ही नहीं, बात खत्म। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का आंसर क्या दिया है। However, if the loan is taken from a private limited company, प्राइवेट कंपनी खाली लिखा है, लिमिटेड गायब कर दिया इन्होंने, in which public are not substantial interest, तो फिर आपको बड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो होल्डिंग है वो 10% से ज्यादा है, तो जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई है वो आपका अट्रैक्ट हो जाएगा, वो अप्लीकेबल हो जाएगा, और जो आपकी इनकम है वो जो है वो टैक्सेबल है। बाकी द अमाउंट chargeable as deemed dividend cannot, however, exceed the accumulated profit held by the company on the date of giving the loan। यानी कि जो आपने लोन दिया है वो आपका डिविडेंड तो बनेगा, पूरा ही बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कि आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कितना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्योंकि हमारे सिर्फ 4 लाख है, जब प्रॉफिट ही हमारे पास टोटल 4 लाख का है तो हम सामने वाले को इनकम 5 लाख की कैसे दे सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि जो लोन का अमाउंट है क्या वो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है फिर तो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो उस केस में क्या देखना है कि आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड, आपको सिंपल देखना है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लोन अमाउंट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर जो होगा वो आपका डीम डिविडेंड बन जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो खत्म हुआ हमारा। अब बारी है इलस्ट्रेशन 2 की।
मिस्टर ए एक डीलर हैं जो कि शेयर्स में डीलिंग वगैरह करते हैं, ब्रोकर वगैरह मान लीजिए आप। तो उन्हें कुछ चीज़ें रिसीव हुई हैं अपने एक फ्रेंड से, वो भी विदाउट कंसिडरेशन। जिसमें कि सबसे पहली चीज़ जो उन्हें मिली है वो मिला है कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 रुपीज़ ऑन हिज एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी में जो हमें गिफ्ट मिलता है, क्या वो टैक्सेबल होता है? तो जी हाँ, वो टैक्सेबल होता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। एग्जेम्प्ट कब होता है? अगर आपको शादी में मिला। तो अगर आपको एनिवर्सरी में मिल रहा है और क्योंकि ये अमाउंट भी 50,000 से ज़्यादा है, तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो 75,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? बुलियन। अगर बुलियन अगर आपको क्या है 50,000 तक मिलता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 50,000 की लिमिट पहले ही एक्सीड हो चुकी है, तो जो भी आपको मिलेगा वो आपका टैक्सेबल होगा। यहाँ पे हमें 60,000 रुपये का बुलियन मिला है, वो भी बर्थडे पे मिला है। अगर शादी में मिला होता तो फिर भी एग्जाम्प्ट होता, लेकिन क्योंकि ये भी बर्थडे पे मिला है तो ये भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले हमारा 75,000 टैक्सेबल हो गया और फिर 60,000, ये दोनों चीज़ें टैक्सेबल हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्या मिली है? अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद। अच्छा, प्लॉट, ये प्लॉट भी दे दिया है एक फरीदाबाद में, और वो भी 5 लाख रुपए का, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो 5 लाख रुपए थी। जिस डेट में हमें दिया है उस डेट में ये 5 लाख रुपए थी। तो मिस्टर बी ने ये जो लैंड थी, ये लैंड परचेज की थी अप्रैल 2009 में, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हमें लैंड मिल रही है वो जो लैंड है वो फ्री में मिल रही है। तो क्योंकि फ्री में मिल रही है तो पूरे का पूरा 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ऊपर ये जो तीनों चीजें दी है हमें, तीनों की तीनों टैक्सेबल है। उसके बाद हम आते हैं, मिस्टर ए परचेज्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज आल्सो अ डीलर इन शेयर्स। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि क्योंकि मिस्टर बी का जो काम है वो भी शेयर ट्रेडिंग का है, और जिन जो इनके मित्र हैं मिस्टर सी, उनसे भी जो ये चीजें शेयर्स वगैरह इन्होंने खरीदी है वो भी इसी चीज में डीलर वगैरह ही है। तो ये एक तरह से बिजनेस हो गया, ये एक तरह से गिफ्ट नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा दोस्त भी उसी चीज़ का बिजनेस कर रहा है, और उसमें हम नॉर्मल बिजनेस बिजनेस टर्म्स में अगर कुछ चीज़ कम या ज़्यादा में ले रहे हैं तो उसको, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता तब तो हम देखेंगे कि भाई जो डिफरेंस अमाउंट है वो 50,000 या उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है और जो डिफरेंस अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा है, तब तो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर भले ही डिफरेंस 1 लाख का क्यों ना हो, 2 लाख का क्यों ना हो, 10 लाख का क्यों ना हो, जो ट्रांजेक्शन हुई है वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही शेयर ब्रोकर्स हैं। और यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर सी, जो कि मिस्टर सी भी क्योंकि शेयर ब्रोकर ही है, वो भी डीलिंग करते हैं शेयर वगैरह में, तो उनसे 1,000 शेयर्स लिए, 400 रुपए ईच पे। और जो फेयर मार्केट वैल्यू थी इन शेयर्स की थी वो थी 600 रुपये, यानी कि 200 इंटू में 100, सॉरी 1,000, यानी कि 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, क्या ये टैक्सेबल होगा? तो द आंसर इज नो, ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो शेयर खरीदे गए ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदे गए हैं। अगर ये नॉर्मली खरीद लेते, अपने किसी दोस्त से ऐसे ले लेते, अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर देते, तब तो देखिए 2 लाख का डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों ही शेयर ब्रोकर हैं, दोनों ही डीलर है शेयर्स में, तो इस वजह से, और उन्होंने अपने नॉर्मल बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन की है, तो ये चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद आते हैं कि फर्दर ऑन 1 नवंबर 2024 मिस्टर के टुक अ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक अपना ऑफिस बिल्डिंग इन्होंने खरीदा है, उसका पोजेशन लिया है बेसिकली, जो कि इन्होंने 2 साल पहले ही बुक कर लिया था 20 लाख में, तो 20 लाख में एक तरह से इन्होंने खरीदा। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन डेट इज 32 लाख। तो देखिए एक चीज होती है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें अगर जो आपकी वैल्यू है और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो परचेज प्राइस है उसका 100 अप टू 110% है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 110 रुपये और परचेज प्राइस है 100 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 115 रुपये और परचेज प्राइस है 100 रुपये, तो क्योंकि ये 10% से ज़्यादा का डिफरेंस हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जो टैक्सेबल वैल्यू आपकी मानी जाएगी वो 100 रुपये नहीं मानी जाएगी, बल्कि 115 रुपये मानी जाएगी।
अगर अप टू 110% है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 है और परचेज प्राइस 100 है तो जो आपका हम वैल्यू कंसीडर करेंगे टैक्स कैलकुलेशन के लिए 100 रुपये ही करेंगे। लेकिन जैसे ही वो 10% से ऊपर यानी 110 से ऊपर 111 भी हो जाता है तो जो हम प्राइस हम कंसीडर करेंगे वो 111 हम कंसीडर करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 32 लाख थी, लेकिन आगे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वाज 23 लाख। अच्छा, डेट ऑफ बुकिंग के टाइम में 23 लाख थी और आज के डेट में 32 लाख है। तो इसमें हमें आगे देखना पड़ेगा आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ही हैड पेड 1 लाख बाई अकाउंट पे चेक एज डाउन पेमेंट ऑन डेट ऑफ बुकिंग। अच्छा, देखिए जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है डाउन पेमेंट का, कि जब भी आप बुक करा रहे हैं प्रॉपर्टी तो कुछ डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ती है। तो अगर वो डाउन पेमेंट आपने कर रखी है तो फिर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे उस डेट की जब आपने डाउन पेमेंट की। लेकिन अगर आपने कोई डाउन पेमेंट नहीं किया या फिर आपने जो डाउन पेमेंट की थी वो कैश में की है तो फिर हम उस डेट को कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी आप डाउन पेमेंट कर रहे हो या तो अकाउंट पे चेक से होना चाहिए या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर होना चाहिए, तभी हम उस डाउन पेमेंट को डाउन पेमेंट मानेंगे। तो यहाँ क्या है कि जो डाउन पेमेंट हुई है वो अकाउंट पे ही चेक से हुई है तो जो हम डेट ऑफ बुकिंग है उसको हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट हम कितना है 23 लाख रुपए। तो क्या 23 लाख रुपए 20 लाख से 10% से ज़्यादा है? तो जी हाँ, वो उससे 115% हो गया बेसिकली। तो ये 10% से ज़्यादा है तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हम प्राइस लेंगे वो हम 23 लाख लेंगे। अब क्योंकि जो परचेज प्राइस है वो 20 लाख है और जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू है वो 23 लाख है। तो जो 3 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद देखते हैं ऑन 1 मार्च 2025 ही सोल्ड द प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद फॉर 7 लाख रुपीज। तो जो मिस्टर बीसी ने 5 लाख रुपए में लैंड मिला था उसको इन्होंने 7 लाख रुपए में सेल कर दिया है। तो देखिए बाकी जो सारी हमारी इनकम थी वो तो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो रही थी, लेकिन क्योंकि आप प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो टैक्सेबल होगी नहीं। वो कहाँ टैक्सेबल होगी? वो होगी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि जब हम प्रॉपर्टी सोल्ड करते हैं इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में तो वहाँ क्या होता है कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म। अगर कोई वो है आपका असेट है कैपिटल असेट है तो उस केस में क्या होता है आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यहाँ प्रॉपर्टी कब खरीदी आपने? अप्रैल 2009 में। लेकिन जो मिस्टर के हैं उन्हें प्रॉपर्टी मिली कब? उन्हें प्रॉपर्टी मिली है 1 जुलाई 2024 को, वो भी विदाउट कंसिडरेशन और वो फुल्ली टैक्सेबल थी, मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट थी इनके हाथ में। तो इस केस में क्या हुआ कि हम इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे इसको यहाँ पे। और 7 लाख माइनस में 5 लाख यानी कि 2 लाख का आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। एक बार हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। जो कैश गिफ्ट था जैसे कि हमने देखा था कि 75,000 पूरा टैक्सेबल है, उसी तरीके से 60,000 जो बुलियन है वो भी आपका टैक्सेबल था। लैंड यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 लाख क्योंकि आपको फ्री में मिला था लैंड, आपको भी कंसिडरेशन दिया तो पूरे का पूरा आपका आपकी इनकम बन जाएगी। यहाँ पे जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस था सबसे इम्पोर्टेंट जो इस क्वेश्चन में है कि जो शेयर से रिलेटेड है वो क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने किया था तो वो चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A dealer in shares is not taxable as it represents the stock in trade of Mr. A। क्योंकि मिस्टर ए अपनी नॉर्मल जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें उन्हें स्टॉक की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो डीलर है तो उनका यही काम है। तो अगर उनके बिजनेस से हट के कुछ होता तब तो हम इसको इनकम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनके बिजनेस से रिलेटेड है तो हम उसे इनकम नहीं मानेंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सब्सिक्वेंटली सोल्ड इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उन्हें बेचा है तो उस पे वो आप उसको इनकम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 23 लाख रुपए है और जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वो 20 लाख है। तो क्योंकि डिफरेंस 10% से ज़्यादा हो गया तो जो डिफरेंस है उसको यानी कि 3 लाख रुपए उसको आप अपनी इनकम मान लेंगे और वो टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल इनकम यहाँ पे आ गई हमारी 9,35,000 रुपये।
इसी तरीके से जो लैंड थी फरीदाबाद वाली वो आपने इसमें 7 लाख में बेचा और मिली कब थी आपको, मिली कितनी में थी, 5 लाख की। तो यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो जाए। तो यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि द रिजल्टेंट कैपिटल गेन विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंस फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस इज ऑनर इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। प्रीवियस ऑनर की जो होल्डिंग होती है हम उसे कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते। अगर किसी रिलेटिव से मिला होता तो बात और थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रेंड से मिला है और वो भी हमें कम मिला, हमारे बर्थडे वगैरह पे कुछ मिला था, तो उस चीज में क्या था कि ये चीज जो है टैक्सेबल नहीं होगी। आप कीजिएगा ये पीरियड कंसीडर नहीं होगा उस केस में, क्योंकि नॉर्मली इन्होंने दे दिया था 5 लाख रुपए का लैंड हमें। तो उस केस में क्या है कि हम उस पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे और हम उसे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मान लेंगे। तो जितने की लैंड हमें मिली है, जितने का हम, क्योंकि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स भी दिया है इस पे 5 लाख पे, तो उसको हम अपनी वैल्यू ऑफ एक्विजिशन में मान लेंगे। अब बारी है इलस्ट्रेशन 3 की। देखिए यहाँ पे हमें 4 केस सिनारियो दिए हुए हैं जिसका हमें वन बाय वन आंसर करना है कि वो टैक्सेबल है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अखिल HUF है जिन्हें कि 75,000 रुपए कैश में मिले हैं अपनी भांजी से। मिस्टर अखिल है जिनकी भांजी ने अखिल HUF को 75,000 रुपए कैश दिए हैं। जो मिस्टर अखिल है वो HUF के कर्ता भी हैं। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो भांजी है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करती है या नहीं करती है, क्योंकि जो HUF है उसे रिलेटिव यानी जो उसके मेंबर है उनसे जितने भी पैसे मिलते हैं वो सब एग्जेम्प्ट होते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। और जो भांजी है क्या वो हमारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है, तो देखिए जो भांजी है वो कभी भी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती। प्लस जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें क्या है कि 50,000 से ऊपर आपको जितना भी अमाउंट एज ए गिफ्ट मिलता है वो पूरे का पूरा ही टैक्सेबल है। तो अप टू 50,000 तो देखिए कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जैसे ही अमाउंट 50,000 1 रुपीज हो जाएगा आपका पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, ये जो 75,000 रुपीज है ये पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले केस में तो पूरा टैक्सेबल है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 में। नीतिशा जो कि एक मेंबर है अपने पिता के HUF की, उन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट कंसिडरेशन। अब देखिए विदाउट कंसिडरेशन केस में क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं 50,000 की लिमिट, कि जहाँ 50,000 तक का जो गिफ्ट है वो तो ठीक है, लेकिन 50,000 से ऊपर में फिर वही टैक्सेबल हो जाता है। और यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी की वो है 9 लाख रुपए, तो कायदे से तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो केस है ये HUF का है और नितिशा भी एक HUF की मेंबर है, तो HUF के केस में क्या होता है कि HUF का मेंबर अगर HUF को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो क्योंकि वो HUF का मेंबर है तो कितने अमाउंट ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, भले ही विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहा है, कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। ये चीज बड़े ध्यान देनी होगी आपको कि क्योंकि वो HUF की मेंबर है तो कितने भी अमाउंट का जो प्रॉपर्टी है या कुछ भी कैश गिफ्ट है वो कर सकती है ट्रांसफर, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम पार्ट 3 में। मिस्टर अक्षत जिन्हें कि 100 शेयर मिले हैं ए लिमिटेड के अपने फ्रेंड से अपनी मैरिज एनिवर्सरी, और मैरिज एनिवर्सरी पे जो गिफ्ट मिलता है क्या वो टैक्सेबल होता है, तो जी हाँ वो टैक्सेबल होता है, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं होती। तो जो शेयर की वैल्यू जो कितनी है 100, तो यानी कि 10,000 रुपए का जो इन्हें कंसिडरेशन मिला है अपने फ्रेंड से मिला है। अब क्योंकि ये 50,000 से कम है तो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आगे भी कुछ चीजें दी हुई है कि उन्हें ज्वेलरी यानी घड़ी वगैरह कुछ मिली होगी 45,000 रुपए की मिली है अपने भतीजे से। क्या भतीजा जो है क्या भतीजा जो है वो आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होता है, तो द आंसर इज नो, वो कवर नहीं होता। इस वजह से जो ये 45,000 और 10,000 जो है इनको हम मिला के देखेंगे, जब मिला के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 55,000 50,000 से ऊपर चले जाएगा। अच्छा मैं बता दूं कि 50,000 की लिमिट है ये पूरे साल में है और ये टोटल है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि नहीं मुझे हर अलग अलग दिन मिला या फिर अलग अलग लोगों से मिला। ये जो 50,000 की लिमिट है ये टोटल देखी जाती है कि 50,000 तक
जो आपको एग्जम्पशन मिली है कि आपको टोटल देखी जाएगी सभी लोगों के साथ जो गिफ्ट मिला है वो मिला के और हर पूरे साल में मिला। तो क्योंकि ये 55,000 हो गया तो पूरे का पूरा 55,000 ही टैक्सेबल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 5,000 पे टैक्स लगेगा, पूरे का पूरा 55,000 टैक्सेबल होगा। अब आ जाते हैं पार्ट 4। किशन HUF गिफ्टेड अ कार टू सन ऑफ करता फॉर अचीविंग गुड मार्क्स इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए पहली बात तो वैसे कार वगैरह कोई गिफ्ट करता नहीं और करता भी है तो ये जो 5,25,000 की इतनी सस्ती गाड़ी आज के दिन में कोई आती नहीं आज के ज़माने में। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है तो। और यहाँ पे क्या है कि 5,25,000 की कर्ता के बेटे को गिफ्ट मिला है HUF से। जो किशन HUF है उसने अपने बेटे को मतलब किशन जी जो है उनके बेटे को गाड़ी दी है। तो इस केस में क्या है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मली आपस में तो चलता है कि भाई कोई टैक्सेबल वगैरह होता ही नहीं। जो HUF मेंबर HUF के कोई मेंबर HUF को गाड़ी दे रहा है या फिर गिफ्ट दे रहा है या फिर जो HUF से आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो सब नॉर्मली टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कार जो कार है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती ही नहीं है। तो कार के केस में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कार अगर आप किसी नॉन रिलेटिव को भी दे रहे हैं तो तब भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो रिलेटिव को दे रहे हैं तभी टैक्सेबल हो तभी एग्जाम्प्ट होगा। पर नॉन रिलेटिव को भी दे रहे हैं तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि गाड़ी की वैल्यू 50,000 से कम होनी चाहिए क्योंकि 50,000 से कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकेंड हैंड गाड़ी भी नहीं आती होगी 50,000 से कम की तो जो ये है कार जो होता है जो कार है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। और इस वजह से जो गाड़ी आप दे रहे हैं चाहे रिलेटिव को दे नॉन रिलेटिव को दे चाहे 50 लाख की दे 1 करोड़ की दे वो टैक्सेबल नहीं होगी। पहले पार्ट का 75,000 टैक्सेबल जैसे ही कहा था क्योंकि 50,000 से ऊपर है और नॉन रिलेटिव से मिला है तो ऑब्वियसली बात है टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड में नील यानी कि टैक्सेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये नितिशा है वो मेंबर थी HUF की। HUF की मेंबर है तो आपस में जितना मर्जी लेन देन जो करना चाहे वो कर सकते हैं तो वो कोई टैक्सेबल वगैरह होगा नहीं। थर्ड पार्ट में यही कि 55,000 पूरा टैक्सेबल है क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपये जो पहले था उन्हें अपने फ्रेंड से मिले थे और 45,000 रुपये अपने भतीजे से। तो टोटल 55,000 हो गया तो ये भी पूरा टैक्सेबल हो गया था। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में नॉन टैक्सेबल है पूरा नील अमाउंट है क्योंकि कार जो है वो हमारे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं होती है। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहते हैं या किसी फ्रेंड से गिफ्ट लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है कार लीजिए क्योंकि इसको कोई टैक्स वगैरह का इम्प्लीकेशन है ही। अब बारी है इलस्ट्रेशन 4 की। मिस्टर हैरी जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्होंने एक बिल्डिंग बेची है अपने दोस्त मिस्टर राजेश को 90 लाख रुपए में ऑन 1 जनवरी 2025। इन्होंने 1 जनवरी 2025 को अपने मित्र को एक 90 लाख में प्रॉपर्टी सोल्ड की है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 150 लाख रुपए यानी कि 1.5 करोड़। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए जो मिस्टर हरी हैं वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर है उनका काम क्या होता है कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना। और यहाँ पे जो इन्होंने प्रॉपर्टी बेची है ये इनका बिजनेस है। तो जो इनकम बनेगी ये इनकी बिजनेस इनकम बनेगी। तो जब बिजनेस इनकम में क्या होता है कि यहाँ पे सेक्शन 43CA अप्लीकेबल होता है जब आप कोई असेट जो लैंड या बिल्डिंग होती है वो बेचते हैं। जो 43CA है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन वो ये कहता है कि अगर आप कोई लैंड या बिल्डिंग बेच रहे हैं और उसका जो परचेज कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन है जो आप बेच रहे हैं तो सेल कंसिडरेशन जो है वो और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर उन दोनों में 10% का डिफरेंस है यानी कि जितना आपका सेल कंसिडरेशन है और जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है फिर तो कोई इशू नहीं है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए में सेल किया और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 110 रुपए है फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 110% से ज़्यादा है फिर इशू है। उस केस में क्या होता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है हम उसी को सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रुपए में आपने सोल्ड किया कोई प्रॉपर्टी
और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 90 रुपये, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। जब आपका सेल कंसिडरेशन आपके असेट वैल्यू से ज़्यादा है फिर कोई इशू नहीं है। इशू कब आता है, जब जो आपकी सेल वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। तो जब कम होता है तो उसमें भी हमें एक और चीज़ देखनी है कि क्या जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो अप टू 110% है ऑफ सेल कंसिडरेशन। अगर हाँ फिर कोई इशू नहीं है, जो सेल कंसिडरेशन है आप उसी को कंसीडर करेंगे यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर वो 110% से ज़्यादा है आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो क्या करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 90 लाख है सेल कंसिडरेशन, अब 90 लाख का अगर 110% देखा जाए तो कितना होगा, 99 लाख। तो क्या 150 लाख 99 लाख से ज़्यादा है, तो जी हाँ ये 99 लाख से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम जो सेल कंसिडरेशन है वो हम लेंगे यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपीस। आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, द एग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड ऑन 1 सितंबर 2024 व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 140 लाख। अच्छा, एग्रीमेंट एक्चुअल में जो था वो 1 सितंबर 2024 को ही वो हो गया था। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जब ये एग्जीक्यूट तो हुआ है 1 सितंबर 2024 को, लेकिन क्या 1 सितंबर 2024 को हमने कोई डाउन पेमेंट की थी। और वो डाउन पेमेंट कैसे होनी चाहिए, वो डाउन पेमेंट होनी चाहिए या तो ऑनलाइन होनी चाहिए आरटीजीएस एनईएफटी, या फिर वो आपका होना चाहिए अकाउंट पे चेक से। यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर हरी हैड रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाय अ क्रॉस चेक। तो क्या क्रॉस चेक को हम पेमेंट में कंसीडर करते हैं, तो जी नहीं करते हैं हम। जो क्रॉस चेक होता है वो उसको हम मानेंगे ही नहीं कि इन्होंने कोई पेमेंट की है। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई ऑनलाइन पेमेंट की होती या फिर अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट की होती तब तो हम मानते कि जो एग्रीमेंट की डेट एंटर की है वो है 1 सितंबर 2024, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लेते हैं प्लस सेल कंसिडरेशन कंसिडर करने के लिए वो 1 करोड़ 40 लाख यानी 140 लाख रुपए लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो डाउन पेमेंट उन्होंने की है वो उन्होंने की है क्रॉस चेक से, तो क्रॉस चेक को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इस केस में जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा वो 150 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि जो ये पेमेंट इन्होंने की है क्रॉस चेक से की है। तो इस 1 सितंबर 2024 को हम टोटली इग्नोर कर देंगे, इसको कट कर दीजिए आप, ये इसको आपको देखना ही नहीं है। I had discussed the tax implication in the hands of Mr. Hari and Rajesh, assuming that Mr. Hari has purchased the building for 75 lakhs on 12th July 2023। तो हमें बताना है कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगे मिस्टर हरी के हाथ में भी और मिस्टर राजेश के हाथ में भी। देखिए मिस्टर हरी का तो ये बिजनेस है। अब जब उनका बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा, यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हम क्योंकि 110% से ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन, तो जो हम अमाउंट कंसीडर करेंगे वो हम 150 लाख रुपए कंसीडर करेंगे। तो 150 लाख हो गया हमारा सेल कंसिडरेशन, और हमारा परचेज प्राइस कितना है 75 लाख का। जो हमारी पीजीबीपी की इनकम हुई वो कितनी हुई 75 लाख रुपीज, जो हमारी पीजीबीपी की इनकम हुई। और ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मिस्टर हरी के। अब बारी है मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश को प्रॉपर्टी कितने की मिली है, मिस्टर राजेश को जो प्रॉपर्टी मिली है वो मिली है 150 लाख की। लेकिन जो प्रॉपर्टी ये इन्होंने पेमेंट कितनी की है, इन्होंने पेमेंट की है सिर्फ 90 लाख रुपए। तो यानी इन्हें फायदा कितने का हुआ, 60 लाख का। अब सवाल आता है कि 60 लाख का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन ये 60 लाख टैक्सेबल कहाँ होंगे, क्योंकि ये इनके लिए कैपिटल एसेट तो थी नहीं। इन्होंने तो प्रॉपर्टी परचेज की, ना ही इनका कोई बिजनेस है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, तो ये टैक्सेबल होगा कहाँ। तो देखिए जो भी किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हो रहा है उसको आपको उठा के फेंक देना है अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पे भी ये अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। जो कहीं समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है उसको उठा के अदर सोर्सेज में डाल दो, यही चीज है। ना ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, ना पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ना ये हमारा बिजनेस है और ना ही हमारे पास ये कैपिटल एसेट। तो इस केस में क्या करेंगे कि हमारे लिए ये अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल है, क्योंकि इनकम हमारी 60 लाख रुपए की हो गई। हमें प्रॉपर्टी कितने की मिली है 150 लाख की, जबकि हमने पे कितने की है 90 लाख रुपए। आगे लिखा है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर हरी वाज अ शेयर ब्रोकर इंस्टीड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या हमारा आंसर अलग होता अगर मिस्टर हरी जो है वो एक शेयर ब्रोकर होते, यानी कि जो शेयर परचेज सेल करते हैं वो वाले ब्रोकर होते।
तो क्या हमारा आंसर सेम रहता है या अलग होता? तो जी आंसर हमारा अलग होता है। यहाँ पे क्या है कि मिस्टर हरे प्रॉपर्टी डीलर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्होंने प्रॉपर्टी सोल्ड की है इनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है। लेकिन अगर ये शेयर ब्रोकर होते तो क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता? द आंसर इज नो। तब ये इनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। तो उस केस में क्या होता? उस केस में ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाती कैपिटल एसेट। प्रॉपर्टी क्या हो जाती है इनकी? कैपिटल एसेट हो जाती। और कैपिटल एसेट के केस में क्या होता है? सेक्शन 50C अट्रैक्ट होता है। और सेक्शन 50C क्या कहता है आपका? वो भी सेम चीज जो 43CA कहता है, बिल्कुल वही 50C भी कहता है कि जो आपका सेल कंसिडरेशन है आप उसका 110% देखेंगे कि क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अप टू 110% है। तो क्या इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% तक है? द आंसर इज नो। तो उस केस में क्या करना है कि आपको यहाँ पे भी सेल कंसिडरेशन 150 लाख रुपए लगेगा। और क्योंकि जो आपका परचेज प्राइस था वो 75 लाख था, तो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा क्योंकि आपने 2023 में प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका ये है, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा वो 150 माइनस में 75 यानी कि 75 लाख का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और यहाँ पे मिस्टर हरी के बारे में पूछा है, अगर मिस्टर राजेश के बारे में तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, चाहे पहला केस हो या दूसरा केस हो, उनके हाथ में 60 लाख रुपए ही टैक्सेबल होंगे और अदर सोर्सेज में जाके ही टैक्सेबल होंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। एक बार हम आंसर भी देख लेते हैं। आंसर हम इसका देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो मिस्टर हरी हैं उनके हाथों में क्या है? सेक्शन 43CA अप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो इनकी इनकम है वो पीजीबीपी हेड की इनकम है, क्योंकि जो इनका प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का इनका बिजनेस था, तो जब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड की है तो उस केस में क्या होगा कि सेक्शन 43CA के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो एक्सीड करती है 110% ऑफ कंसीडरेशन। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है हम उसी को सेल कंसीडरेशन कंसीडर कर लेंगे। और जहां तक बात है मिस्टर राजेश की, तो उनके हैंड में तो 60 लाख रुपीज टैक्सेबल होगा। सेक्शन 56(2) यानी कि अदर सोर्सेज का जो इनकम होता है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टर हरी के हाथों में 75 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। अब जैसे केस 2 है कि मिस्टर हरी अगर शेयर ब्रोकर होते तो उसमें भी सेम चीज होगी, बस यहाँ पे सेक्शन 50C का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ 43CA। देखिए जब भी बिजनेस इनकम है तब सेक्शन 43CA कोट करना है आपको, और जब भी आप कोई अलग मतलब अदर इनकम, एक तरह से कैपिटल एसेट है आपकी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी सोल्ड परचेज कर रहे हैं तो उस केस में वो कैपिटल एसेट बन जाएगी। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो तब आपको सेक्शन 50C कोट करना है। लिखना से सेम ही है, उसमें भी वही 110%, इसमें भी 110% सेम ही चीज़ है। लेकिन वही है कि आपको सेक्शन बस ध्यान रखना है क्योंकि सेक्शन कोट करना ज़रूरी होता है। बाकी गलत मत कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा कि प्रोविजन तो सेम ही है। लेकिन कंफ्यूजन हो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर याद है तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि गलत करने से अच्छा है कि हम छोड़ ही दें। बाकी मिस्टर राजेश के हाथ में तो पहले केस में भी 56(2) में टैक्सेबल हो रहा था, यहाँ पे भी इतना ही होगा, उसी सेक्शन में होगा, वही सेम अमाउंट होगा। मिस्टर राजेश में कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही रहेगा दोनों बार में। बस यहाँ पे रेफरेंस भी, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा आंसर थोड़ा अच्छे से, तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए भी। बाकी इसमें यही लिखा है कि ये बैंक अकाउंट में वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम के थ्रू करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अकाउंट पे ही चेक से करते हैं। तो ये 15 लाख रुपए का जो यहाँ पे जो कैश पेमेंट की थी इन्होंने, डाउन पेमेंट, तो उसका बेनिफिट जो नहीं मिला, क्योंकि अगर ये ले लेते तो उनका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता वो 1 करोड़ 40 लाख मानी जाती। तो मिस्टर हरी और मिस्टर राजेश दोनों को ही बेनिफिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ का बेनिफिट नहीं हो पाया। अब बारी है इलस्ट्रेशन 5 की। देखिए, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर रिसीव्ड फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी बाय एन इंडिविजुअल और हिज और हर लीगल हेयर इज टैक्सेबल। एग्जामाइन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि कंपनसेशन रिसीव हुआ है एक इंडिविजुअल को या फिर उसके लीगल हेयर को
और जो कंपनसेशन मिला है वो ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, यानी कोई डिजास्टर, मान लीजिए कोई फ्लूड आ गया, कोई बाढ़ आ गई। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि बिहार में जैसे कि बहुत बार आ जाता है बाढ़ वगैरह, वहाँ पे बाढ़ आई और फिर वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंपनसेशन दिया है लोगों को, कुछ रिलीफ फंड्स दिए हैं कि हाँ कुछ लोग बेघर हो गए हैं तो उनके लिए कुछ फंड वगैरह दिया है। इस केस में यहाँ पे लोकल अथॉरिटी है, जैसे कि एमसीडी होगी, तो एमसीडी लोकल अथॉरिटी है आपकी। तो इस तरह की किसी लोकल अथॉरिटी ने उन्हें कंपनसेशन दिया है ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। जो डिजास्टर आया था तो उसके बदले में कंपनसेट किया है। तो क्या वो टैक्सेबल होगा? यहाँ पे लिखा है कि वो टैक्सेबल होगा, तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी कंपनसेशन मिल रहा है किसी डिजास्टर के अगेंस्ट, मतलब कोई डिजास्टर है, फ्लूड आ गया या फिर ड्रॉट है, कोई सूखा पड़ गया या फिर किसी भी वजह से अर्थक्वेक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है कंपनसेशन के रूप में वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC होता है वो इस चीज़ को डील करता है, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी दे रहे हैं, या कोई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी, जैसे मैंने बताया एमसीडी हो गया, मतलब एमसीडी एक लोकल अथॉरिटी है। तो इस तरह की कोई लोकल अथॉरिटी आपको कोई अमाउंट दे रही है तो तभी ये अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो जैसे कि हम देखा कि इस क्वेश्चन में क्या है कि जो मिला है हमें अमाउंट वो लोकल अथॉरिटी से मिला है, तो उस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये अमाउंट मिला है ये हमें मिला है एक लोकल अथॉरिटी से। अगर ये कोई किसी प्राइवेट एंटिटी ने हमें दिया होता तब तो ये चीज़ टैक्सेबल होती, नो डाउट। लेकिन क्योंकि ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी से मिला है तो ये चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। अब हम आते हैं आज के आखिरी इलस्ट्रेशन यानी कि इलस्ट्रेशन 6 पे। इंटरेस्ट ऑन enhanced compensation received by Mr. G during the previous year 24-25 is 5 lakh rupees। देखिए जो मिस्टर जी हैं उनको पिछले साल में प्रीवियस ईयर 24-25 में 5 लाख रुपए मिला है इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन के रूप में, यानी कि इन्हें कुछ इनहेंस्ड कंपनसेशन मिलना था और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला है। तो जो इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन होता है वो हमारा कब टैक्सेबल होता है? जिस ईयर में वो रिसीव हुआ है। वे रिसीव कब हुआ है? ये हुआ है 24-25 में, तो ये पूरा टैक्सेबल 24-25 में ही होगा। बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है कि आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपीज रिलेट्स टू PY 2021, 165 relates to 21-22 and 1.85 lakh rupees relates to 22-23. To discuss the tax implication if any of such interest income for AY 25-26 यानी कि PY 24-25। देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन होता है वो उसी ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको एक्चुअली में रिसीव हुआ है। तो अभी हमें ये कब रिसीव हुआ है? 24-25 प्रीवियस ईयर, यानी कि AY 25-26 में रिसीव हुआ है। तो ये पूरा का पूरा 5 लाख हमारा करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। प्लस जैसा कि आपको पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन होता है इसके केस में हमें 50% का फ्लैट डिडक्शन मिलता है, फ्लैट डिडक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि सेक्शन 57 सबसेक्शन 4 में आपको 50% का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन के रूप में। तो इसके हिसाब से आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम होगा वो होगा 2.5 लाख रुपीज। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।